नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक का हम अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे थे, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। हमने सोचा था कि हम इस अध्याय के 12 पार्ट में जो पूरा अध्याय कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए इसका अंतिम पार्ट 13 है। और इसके बाद जो हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सभी वीडियो के PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे महाजनपद काल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल के राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख उपलब्धि सुदृढ़ राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विकास होना था। यानी कि महाजनपद काल में जो शासन व्यवस्था थी वह राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, राजतंत्र शासन व्यवस्था वह जिसमें राजा पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, और गणतंत्र में राजा चुनाव द्वारा या जो जनता होती है वह राजा को चुनती है। तो ये शासन व्यवस्था सुदृढ़ रूप में उपलब्ध थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जन कबीला, जन जिसको कबीला भी कहा जाता था, जन का स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था। यानी कोई इसका कोई भौगोलिक आधार नहीं था कि जन कहाँ पर कैसा इसका भौगोलिक रूप हो। उत्तर वैदिक काल में जन बसना शुरू हो गए और इसलिए जनपद कहलाने लगे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो जन है वो जन बसना शुरू हो गए, इसलिए इसको जनपद काल या जनपद कहलाने लगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के समय तक जनपदों का पूर्ण विकास होने लगा था। यानी महात्मा बुद्ध के समय जनपदों का विकास पूर्ण रूप से होने लग गया था, और राज्य की कल्पना जातीय के बजाय भौगोलिक हो गई। यानी कि राज्य किसी जाति विशेष का ना होकर भौगोलिक रूप में किसी राज्य मान लिया जाता था। यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किसी को राज्य मान लिया जाता था। ठीक है, जनपदों की स्थापना के साथ ही भू विस्तार के लिए आपसी संघर्ष होने लगा। निर्बल राज्य शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गए और जनपदों ने महाजनपदों का रूप ले लिया। यानी कि जैसे जैसे विकास हुआ, भू विस्तार हुआ, वैसे वैसे जो आपस में जो जन थे छोटे मोटे, उनमें संघर्ष होने लगा। तो जो बड़े बड़े जन थे वह तो महाजनपदों के रूप में आगे आ गए, और जो छोटे छोटे जन थे वह महाजनपदों के अंदर समा गए। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, और 16 महाजनपद व उनकी राजधानियाँ निम्न अनुसार है। ये 16 महाजनपद है। पहला है अंग, और जिसकी राजधानी थी चंपा। दूसरा है मगध, गिरिभुज व राजगृह, ये इसकी राजधानी थी, और जो जन का नाम है वह है मगध। आगे है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी। कौशल, श्रावस्ती, वज्जी, संघ या संघ वैशाली, मल्ल, कुशीनारा व पावा, चेदी, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र व कांपिल्य, मत्स्य, विराटनगर या बैराट, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पैदन्य या पोतन, अवंती, उज्जैनी, गांधार, तक्षशिला, और 16वां अंतिम है कंबोज, राजपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा कई छोटे बड़े जनपद थे। यानी कि ये जो 16 जनपद थे, इनके अलावा भी और बहुत से छोटे बड़े जनपद थे, लेकिन अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की सूची दी गई है, जो हमने ऊपर देखे। ठीक है, इसमें योद्धे, माद्रक, त्रिगर्त, केकय, सिंधु, सौवीर, शिवी, अम्बस्ट, शाक्य, कोलेग, मूलक आदि प्रमुख थे।
इस समय 4 महाशक्तिशाली जनपदों का उदय हुआ, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। इनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, 10 राजाओं में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बौद्ध ग्रंथों में इसके नाम मिलते हैं। कपिल वस्तु के शाक्य, ग्राम ग्राम के लिए सुसुमरगिरी। ठीक है, सुसुमरगिरी के भग्न, अलकप के बुली के सपूत के कालाम, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलिव के मौर्य और मिथिला के विदेह एवं वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, आगे है प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति एवं संवैधानिक व्यवस्था। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में समृद्ध गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पद्धति एवं संवैधानिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। ये हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बौद्धकालीन गणराज्यों में विधान और शासन पद्धति गणराज्य का राजा या प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होता था। अर्थशास्त्र में लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया गया है, अर्थात वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य का राजा समझता है। उपराजा, भंडारिक एवं सेनापति राजा की सहायता करते हैं। ये जो व्यवस्था थी वो प्राचीन समय में इस प्रकार की गणतंत्रात्मक एवं राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन प्रमुख विशेषता, यानी कि सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता किस प्रकार का समाज होता था, तो इसमें सबसे पहले है वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है, जिन्हें परम पुरुष से उत्पन्न बताया है। इसके अनुसार समाज एक व्यक्ति और वर्ण उसके अंग माने जाते हैं। इन वर्णों का मुख्य आधार व्यवस्था। इस काल में व्यक्ति को व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो सकते थे, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म पर आधारित नहीं थी, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है, इसलिए ये कहा गया है कि एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य हो सकते हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म पर आधारित नहीं थी। अब है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उपनिषदों में अधिकांशतः 3 ही आश्रम थे। जो उपनिषद है उनमें 3 आश्रम थे, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये 3 आश्रम थे। लेकिन धर्मसूत्र साहित्य और स्मृतियों में भी आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें मनुष्य जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया जाता है। ठीक है, मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम को पार करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य में मोक्ष को प्राप्त करेगा। मानव के इतिहास में जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का प्रथम प्रयास विश्व में भारतीय संस्कृति की ही देन है, यानी कि जो मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जो वैज्ञानिक विभाजन किया गया है, वह सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति में ही किया गया था। पुरुषार्थ और आश्रम के आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म से परिचित होता है, शिक्षा प्राप्त कर उसकी साधना करता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वह 1 वर्ष से 25 वर्ष तक होता है, और 25 से 50 तक अगला आश्रम जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं, और फिर उसके बाद होता है वानप्रस्थ आश्रम, वो ये होता है 50 से 75, और फिर 75 से आगे संन्यास। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में धर्मरत होकर अर्थ और काम को प्राप्त करना,
वानप्रस्थ में वह पूरा समय समाज कार्य के लिए लगाता था तथा संन्यास में वह मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करता था। ये 4 भागों में मानव जीवन को बांटा गया था। अब है संस्कार द्वारा जीवन का परित्याग। ठीक है, तो संस्कारों को देखते हैं। संस्कारों का विस्तृत विवरण गृह सूत्र, धर्म सूत्र एवं स्मृतियों में मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में ही इसकी संख्या अलग अलग है। वैशानस ग्रह सूत्र में 18, पाराशर वेदायन में, वराह ग्रह सूत्र में व मनुस्मृति में 13 व गौतम ग्रह सूत्र में 40 संस्कार बताया है। वर्तमान 16 संस्कारों को प्रमुख माना गया है, जो इस प्रकार है। पहला गर्भाधान, फिर है पुष्पन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चुंडाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। ठीक है, अब है पुरुषार्थ की अवधारणा। भारत में पुरुषार्थ की अवधारणा अति प्राचीन है। धर्म, अर्थ और काम वैदिक काल से ही मनुष्य के लिए अनुकरणीय बताए हैं, लेकिन उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का चरम एवं अंतिम लक्ष्य बताया है। बाद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है का समन्वय हो गया। पुरुषार्थ से तात्पर्य पुरुष मनुष्य के योग्य अर्थ अथवा मूल्य से तात्पर्य आदर्श से है। जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए वे पुरुषार्थ हैं। ठीक है, तो यह पुरुषार्थ की परिभाषा हो गई। अब है ऋण व यज्ञ की अवधारणा। पहला है पितृऋण। संतानोत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरंतरता बनाकर हम पितृऋण की पूर्ति कर सकते हैं। और आगे है ऋषि ऋण। जो ज्ञान हमें ऋषियों से मिला है और जिस ज्ञान की परंपरा के हम उत्तराधिकारी हैं, उस ज्ञान को और परंपरा का संवर्धन करके ऋषि ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको आगे दूसरे तक पहुंचाकर हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं या ऋषि ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। आगे है देव ऋण। देवताओं के प्रति हमारा दायित्व जिसे यज्ञादि से पूरा किया जाता है। यह ऋण मनुष्य को सृष्टि से जोड़ता है। जो ये ऋण है इससे हम यज्ञ आदि करके देवता की स्तुति करके इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अतः मनुष्य को समस्त प्राणियों, कीट पतंगे, पशु पक्षियों को भोजन व सूर्य चंद्र की स्तुति कर सृष्टि की निरंतरता में हमें योगदान करना चाहिए। यही देव ऋण में हमें करना चाहिए। आगे है 5 महायज्ञ। ठीक है, भारतीय संस्कृति में हमें प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ का भी आवश्यक प्रावधान किया गया है। ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, स्वाध्याय व ऋषि के विचारों का अनुशीलन करना। दूसरा है देव यज्ञ, देवताओं की यज्ञ करके स्तुति करना, पूजा करना, प्रार्थना करना एवं वंदना करना। आगे है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना तथा गुरु, आचार्य, वृद्धजन का सम्मान व सेवा करना। आगे है भूत यज्ञ। विभिन्न प्राणियों, पशु पक्षियों, गाय, कौआ, चींटी, कुत्ता की भोजन करवाकर संतुष्ट करना एवं अतिथियों की सेवा करना। आगे है नृप यज्ञ, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना। यह नृप यज्ञ में कहा गया है, करना चाहिए। परिवार व्यवस्था एवं स्त्रियों की स्थिति। ठीक है, प्राचीन काल में किस प्रकार का परिवार था, किस प्रकार की स्थिति थी, हम देखते हैं। परिवार व्यवस्था की कल्पना
जो परिवार व्यवस्था की संकल्पना भी भारतीय सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यह व्यवस्था भी भारत में ही सुदृढ़ रही। इस संस्था ने व्यक्ति से जोड़कर समाज व राष्ट्र तक पहुंचाया। इसी भाव से हम भारतीय वसुदैव कुटुंबकम का विश्व संदेश देते हैं। जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना है वह भारतीयों की ही भावना है जो विश्व में प्रचलित है। विश्व एक संदेश के रूप में अपनाते हैं। पूरा ऐतिहासिक युग सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी हमें परिवार की संकल्पना की अवशेष दिखाई देते, यानी कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी वहाँ भी लोग परिवार के रूप में रहते थे। यह हमें वहाँ से उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त हुए उससे हमने अनुमान लगाया है। अनेक संख्या में मात्र मृण मूर्तियाँ अवशेषों में हमें मिली है जो कि उस समय के मात्र सत्तात्मक परिवार का संकेत देते हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ का जो समाज था, परिवार था, वह मात्र सत्तात्मक परिवार था। ठीक है, ये एक फैक्ट है जो अति महत्वपूर्ण है। आगे है धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ। सांस्कृतिक विशेषताओं एवं समृद्धि के कारण ही भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। वैदिक कालीन सभी देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित गुणवाचन नाम थे। इसकी संख्या बहुत थी। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्वर्गवासी देवता, दूसरा है पार्थिव देवता और तीसरा है वायुमंडलीय देवता। तो स्वर्गवासी देवता या आकाशवासी दिवस वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन, मित्र। पार्थिव देवता में या पृथ्वीवासी में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि। आगे वायुमंडल देवता या अंतरिक्षवासी देवता वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, पूजनीय और मारुत। अब है आर्थिक जीवन की उपलब्धियाँ। समृद्धता के कारण प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि एवं पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, जो कि वर्तमान में भी यही स्थिति है। गायों को अगन्य माना जाता था, नॉट टू बी किल, यानी कि गायों को मार नहीं सकते थे। और उसे गावो विश्वस्त मात्रम, गाय माँ की तरह ही विश्व का पालन करने वाले कहा गया। ऋग्वेद में जुताई, बुवाई, फसल की कटाई, बैल द्वारा हल खींचना, खाद्यान्नों के उत्पादन का उल्लेख है। कुल्याओं या नहरों का भी उल्लेख है। इनसे उस समय की उन्नत कृषि व्यवस्था का संकेत मिलता है। आज के हजारों वर्ष पूर्व लकड़ी, चमड़े व पत्थर के उद्योगों का भी उल्लेख मिलता है। आगे है कला संबंधी उपलब्धियाँ। कोलवी की बौद्ध गुफाओं, सांची, भरतहुत एवं अमरावती के स्तूप, कन्हेरी, मुंबई, काले बाजा, मुंबई पुणे के मध्य के चैत्य विहार बौद्ध कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मूर्तिकला की दृष्टि से हमारी शैलियों में गांधार व मथुरा शैली विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, गांधार व मथुरा। सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता के भित्ति चित्रकला की दृष्टि से विश्व विख्यात है। वैदिक काल में अयस्तु धातु को आग में पिघलाकर उसे पीट कर उसे विभिन्न आकार देने में यहाँ के लोग सक्षम थे। अब है विज्ञान से संबंधित उपलब्धियाँ। ठीक है, पहला है चिकित्सा विज्ञान। विज्ञान की कसौटी पर खरा एवं वर्तमान में अत्यधिक उपयुक्त एवं श्रेष्ठ चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद से हम सभी परिचित थे। इसमें केवल मनुष्य ही नहीं अपितु सृष्टि के समस्त प्राणियों के जीवन व उपकार का वर्णन है। इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत उल्लेख है। भारत में आयुर्वेदिक की परंपरा बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में भीषक, वैद्य या चिकित्सक
का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। एक भिषक को पैर की टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का प्रयास करते हुए बताया गया है। चरक, सुश्रु एवं धन्वंतरी इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वान थे, यानी कि जो चरक, सुश्रु एवं धन्वंतरी थे वह चिकित्सा शास्त्री थे। चरक संहिता में चिकित्सा पद्धति का विशुद्ध वर्णन मिलता है। तो जो चरक संहिता है वह चरक द्वारा लिखी गई है। भारतीय परंपरा अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष एवं भास्कर को दिया। भास्कर ने अपने चिकित्सा पद्धति का विकास किया। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने पर्वतों पर औषधियाँ उत्पन्न की और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक चमत्कार किए। चरक संहिता ने अच्छे वैद्य के 6 गुण बताए हैं: विद्या, शिक्षा, वितर्क, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, विज्ञान, स्मृति, तत्परता व क्रिया। आयुर्वेदिक ऋग्वेद के उपवेद के रूप में जाना जाता है। जो आयुर्वेदिक है वह ऋग्वेद के उपवेद के रूप में जाना जाता है। अथर्ववेद के अध्याय 8 श्लोक 10 में उल्लेख है कि जहर का उपचार जहर से होता है। शरीर के अच्छे व बुरे जीवाणुओं, बैक्टीरियाओं का उल्लेख है। वेदों के 3 प्रमुख विषय हैं: ईश्वर, आत्मा व प्रकृति। प्रकृति से जो प्रकृति में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान का वर्णन है। ठीक है। ये चरक और धन्वंतरी। गणित ज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। जो संख्या शास्त्र गणित में भारत की जानकारी काफ़ी पहले से थी। शून्य व उसका उपयोग करना भारतीय बहुत पहले से जानते थे। विल ड्यूरेंट ने अपनी पुस्तक सभ्यता का इतिहास में लिखा है, वो भारत है जिसने हमें सभी संख्याओं को केवल 10 अंकों में व्यक्त करने की अभिनव विधि बताई, जिसमें प्रत्येक अंक का निरपेक्ष मूल्य भी और स्थानीय मूल्य भी था। यजुर्वेद में 10 की घात 12 तक संख्याओं के नाम हैं। विक्रम संवत के बाद 10 घात 13, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 10 की घात 13 संख्या लिखने का भारतीय को ज्ञान था। ये थे आर्यभट्ट और ये थे भास्कराचार्य। ये गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। वर्गमूल निकालने की पद्धति: त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त की परिधि का क्षेत्रफल, पाई का 4 दशमलव तक मान, 3.141 का ज्ञान 5वीं शताब्दी आर्यभट्ट को था। किसी भी घात के विस्तार का सूत्र ब्रह्मगुप्त ने खोजा। भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती, वसिष्ठान्त, शिरोमणि अंकगणित, बीजगणित व रेखा गणित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बौधायन के 16 सूत्र से क्षेत्रफल के सूत्रों की जानकारी मिलती है। तो ये अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब है खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान। अपनी निरीक्षण शक्ति के बल पर प्राचीन भारतीय अन्वेषकों ने अंतरिक्ष, तारे, ब्रह्मांड आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। संबंधित ग्रंथों की रचना की। भारतीय पंचांग प्रणाली से प्रकट होता है कि पृथ्वी का आकार और ब्रह्मांड, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उपग्रहण, तारों की गति, 27 नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी व गणना वर्तमान प्रगत विज्ञान के युग में भी सटीक हैं। जब विश्व को पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी नहीं थी, तब आर्यभट्ट ने पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तारों व ग्रहों की गति के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया। प्राचीन ज्योतिषविदों द्वारा प्रतिपादित चंद्र का पृथ्वी के चारों ओर घूमना
और पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर 12 राशियों 27 नक्षत्र 30 दिन का मास 12 मास का वर्ष चंद्र व सौर वर्ष में समन्वय हेतु तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास अधिमास द्वारा समायोजन आदि सिद्धांत आज भी यथावत चल रहे हैं। तो प्राचीन में भी इतना विकसित खगोलीय विज्ञान था। ये मैसूरी कनाड और ये मेहरौली दिल्ली का लोहा स्तंभ। सिद्धांत के प्रवर्तक थे, ये हमने पहले वाले ने। इनसे हमें प्राचीन भारत के भौतिक विज्ञान की प्रगति की जानकारी मिलती है। कनाड ने पदार्थ, उसके संगठन, तत्व व गुण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अणुओं के संयोजन की विशुद्ध धारणा भी कनाड ने दी। पदार्थ कार्य शक्ति, मैटर, पावर, गति, मोशन व वेग, वेलोसिटी आदि विषयक भौतिक सिद्धांत प्राचीन ऋषियों व विद्वानों ने दिए। यूरोप में 14वीं शताब्दी में भौतिकी के जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए वे 5वीं शताब्दी के प्रशस्ताद के पदार्थ धर्म संग्रह व व्योम विचार्य के व्योमवर्ती ग्रंथों में उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में भारतीयों को रासायनिक मिश्रण का भी ज्ञान था। इसका उदाहरण मेहरौली दिल्ली लोह स्तंभ है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगी। वो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में जो स्तंभ लेके देखा उसके बारे में बताया गया है। ये वैदिक वांग में एक दृष्टि में ये सब यहाँ पर दिया गया है कि कौन से वेद, और ये यहाँ पर सब वेदों के नाम हैं और उन वेदों के उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद और स्रोत सूत्र इसके सामने दिए गए हैं। तो इसका आप आराम से विश्लेषण कर सकते हो तथा देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी क्लासमेट या अन्य सभी जानने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आगे हम मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।